सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। जैसे कि आप सबको पता है, हमने डमी वेरिएबल जो टॉपिक है अभी कंप्लीट किया था और उसमें एक चाउ टेस्ट आपका आया था जिसमें हमने एफ टेस्ट का रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड वर्जन यूज़ किया था। सो आज मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ दैट हाउ एफ टेस्ट इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के बच्चे मॉडल होते हैं, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड और एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। रिस्ट्रिक्टेड मॉडल एज क्लियर फ्रॉम द नेम, वो रिस्ट्रिक्टेड है यानी उसके कुछ रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे मॉडल में, और जबकि अनरिस्ट्रिक्टेड में जितने भी कोफिशिएंट्स हैं आपके मॉडल में वो सारे ही प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए हम कहते हैं कि सैलरी जो है वो फंक्शन है किसका, एजुकेशन का, कि आपने कितनी पढ़ाई की है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपने कितने साल जॉब की है उसका क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है। देन परफॉर्मेंस, एंड फोर्थ वन इज रिसर्च। ठीक है, कि आपने कितने साल रिसर्च में दिए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी सैलरी। ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन, अगर हमें इसी का अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल लेना है तो अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल में क्या क्या आ जाएगा कि सैलरी एज अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, देन परफॉर्मेंस एंड रिसर्च, सब कुछ आ जाएगा। मतलब सारे वेरिएबल अगर मैं ले लेती हूँ तो वो किसका पार्ट हो जाएंगे, हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल का। दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। नाउ अब मान लेते हैं हम कंट्रोल करना चाहते हैं किसको, एजुकेशन को और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को। हम कहते हैं कि इन दोनों को हम कंट्रोल कर लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस और जो भी आपने रिसर्च किया है, ईयर्स ऑफ रिसर्च का है, कोई सैलरी पे हमारी इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको ये चेक करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि एजुकेशन और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का भी इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन हम इसका इम्पैक्ट नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ परफॉर्मेंस और रिसर्च का देखना चाहते हैं, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। तो कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया बच्चे, हमने उस मॉडल में हमने एक मॉडल बनाया जिसमें हमने क्या किया, जिसको हमने रिस्ट्रिक्टेड मॉडल बोला, और हमने बोला दैट सैलरी इक्वल्स टू बीटा जीरो प्लस बीटा वन एजुकेशन एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमने सिर्फ वही दो वेरिएबल्स लिए। हमने वो दो वेरिएबल्स जो हैं बेसिकली कौन से दो वेरिएबल्स जिसको हमें चेक करना था, दैट इज परफॉर्मेंस एंड रिसर्च, वो ना लेकर हमने सिर्फ दो वेरिएबल्स छोड़े, दैट इज एजुकेशन एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे मॉडल को कि जिसका आप इम्पैक्ट देखना चाहते हो आप उसको ना लेकर दूसरे दोनों वेरिएबल्स को अपने मॉडल में ले लिए। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब हमने चेक किया तो हम क्या लिखेंगे, जब हम इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो वी हैव एच नॉट इज इक्वल्स टू, सो हमने जो हाइपोथेसिस बनाया, अब देखिए कि हमने इन दोनों को क्यों नहीं लिया हमारे मॉडल में, यहां से आपको समझ में आएगा कि हमने क्या कहा कि इन द अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल बीटा थ्री और बीटा फोर। अब ध्यान से देखिए, बीटा थ्री एंड बीटा फोर, बीटा थ्री इज परफॉर्मेंस एंड बीटा फोर इज रिसर्च। तो हमने क्या कहा कि बीटा थ्री जीरो है, बीटा फोर जीरो, यानी कि परफॉर्मेंस और ईयर ऑफ रिसर्च का कोई भी इंपैक्ट सैलरी पे नहीं होता। जबकि हमें यही तो देखना है ना कि परफॉर्मेंस और ईयर ऑफ रिसर्च का कोई इंपैक्ट हमारी सैलरी पे है या नहीं। तो हमने क्या कह दिया नल हाइपोथेसिस में कि इनका कोई भी इम्पैक्ट हमारी सैलरी पर नहीं है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने कहा दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, यानी कि आइदर बीटा थ्री इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और बीटा फोर यू कैन से ग्रेटर देन जीरो एंड बीटा फोर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, आई बात समझ कि कोई दोनों में से आइदर बीटा थ्री इज ग्रेटर देन जीरो और बीटा फोर इज ग्रेटर देन जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इनमें से कोई एटलीस्ट एक जो है वो डिफरेंट है जीरो से। ठीक है, ऐसा हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज हमेशा याद रखना एफ टेस्ट इज अ वन टेल टेस्ट। वन टेल का क्या मतलब है, वन टेल का मतलब आपको समझ में आता होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, राइट टेल होता है, तो दैट्स वाई वी राइट इट लाइक दिस। तो हमने क्या कहा, रिस्ट्रिक्टेड मॉडल को हमने रिस्ट्रिक्टेड इसलिए बोला क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं बीटा वन और बीटा टू को टू टेस्ट बीटा थ्री एंड बीटा फोर। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द फॉर्मूला, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव एफ इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है आर एस एस रिस्ट्रिक्टेड माइनस आर एस एस अनरिस्ट्रिक्टेड। तो आर एस एस रिस्ट्रिक्टेड वी हैव लेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स हेयर, दो ही पैरामीटर्स हैं, जबकि अनरिस्ट्रिक्टेड में चार हैं, तो ऑब्वियसली इसकी आर एस एस की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अनरिस्ट्रिक्टेड की। तो पहले रिस्ट्रिक्टेड आता है फिर अनरिस्ट्रिक्टेड आता है, डिवाइडेड बाय आर एस एस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड।
अब इसको हम डिवाइड करेंगे q से और इसको डिवाइड करेंगे n माइनस k माइनस वन। q क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन मतलब जितने हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स छोड़ दिए हैं। हमारे केस में हमने 2 वेरिएबल्स छोड़ दिए थे। n क्या है, सैंपल साइज, और k क्या है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। RSS आपको पता ही है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला है जो आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा, दैट इज RSS रिस्ट्रिक्टेड माइनस RSS अनरिस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाय m। अब यहाँ पे m क्या है, तो नोट जो भी फॉर्मूला है उनका मीनिंग क्या लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे m क्या है, m इज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड, ठीक है, और n माइनस k है, दैट इज सैंपल साइज। तो यहाँ पर n क्या है, सैंपल साइज है, यहाँ पे भी n सैंपल साइज है। यहाँ q नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस था, यहाँ पे m नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, सेम है। यहाँ पे हमने k माइनस वन किया था, यहाँ पे हम k कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, n यहाँ पर सैंपल साइज है, जबकि k जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स है इन द अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन। अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन में जितने पैरामीटर्स हैं वो बताने हैं। और यहाँ हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग हो सकता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं दोनों ही फॉर्मूलाज की क्या क्या है। दैट विल हेल्प यू इन टेलिंग द राइट आंसर्स। ओके, सो अब एफ टेस्ट का आगे पता ही है। अगर एफ कैलकुलेटेड जो है, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, अब आप मुझे बताएंगे अगर एफ कैलकुलेटेड जो है एफ टेबुलेटेड से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और अगर एफ कैलकुलेटेड जो है वो एफ टेबुलेटेड से कम होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन बस उसके लिए कर दी थी, इसको इक्वल टू मत समझिएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर है तो क्या होगा और लेस है तो क्या होगा, ठीक है। टेक योर टाइम और मुझे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, पॉज कर लीजिए क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ। सो एफ कैलकुलेटेड जो है वो अगर ग्रेटर है एफ टेबुलेटेड से तो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। वाइल अगर एफ कैलकुलेटेड, तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो इस तरीके से डायग्राम बना लीजिए, ये हमेशा टेबुलेटेड वैल्यू होती है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इसके राइट साइड में होगी तो इसका मतलब हम नल को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो राइट साइड में होगी तो वी विल एक्सेप्ट द नल, और द राइट वर्ड इज टू से वी विल फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये आपके राइट वर्ड्स रहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये था हमारा टेस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो कि आपको वैसे भी पता होना चाहिए, एफ टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इन केस आपको अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।